हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में ना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। हमने डिस्कशन किया था मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट में ना बेटा मैंने एक बात बता दी थी। मेमोरेंडम बैलेंस शीट और बैलेंस शीट में सिर्फ इसी चीज का एक अंतर होता है कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट इनकम्प्लीट इन्फो देती है। अगर वो लाइबिलिटी साइड इनकम्प्लीट इन्फो तो हम लिख देंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज, और एसेट साइड हो तो लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स। बेटा, एक और बात भी बताई थी कि जब पहली बार रियलाइज्ड वर्ड इस्तेमाल होगा, समझ लेना वहीं से रियलाइजेशन की बात है। उससे पिछली लाइन तक सारी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बैलेंस शीट की होगी। कल मैंने एक एग्जांपल भी दिखाया था आपको, कर एक दो एग्जांपल की बात और भी करी थी कि ये क्वेश्चन देखो आप। ए बी सी पार्टनर हैं, ए की कैपिटल इतनी, बी की इतनी, सी ने फर्म के इतने पैसे देने हैं, लाइबिलिटी इतनी, द एसेट ऑफ द फर्म रियलाइज्ड एट, बस यानी कि यहां तक की सारी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट है। जब पहली बार रियलाइज टर्म इस्तेमाल हो जाएगी, समझ लेना यहां से रियलाइजेशन की बात स्टार्ट हुई, यहां से डिसोल्यूशन एक्चुअली में स्टार्ट हुआ। उससे पहली बात सारी बैलेंस शीट है। ठीक है जी। और कहीं पर भी आप ये चीज देख सकते हो, जैसे कि ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि यहां तक सारी बात बैलेंस शीट की है। द एसेट proved to have been undervalued in the last balance sheet and actually realized at this। बस यही बात रियलाइजेशन के, बाकी सारी बातें ऊपर वाली बैलेंस शीट की है। ठीक है जी। अब बेटा ये जो बात है, इस प्रिंसिपल से कुछ डिफर भी क्वेश्चन है, एक आध ही है ये क्वेश्चन, इसको मैं कर देता हूं। ठीक है जी। एक आध और है, वो भी मैं ही कर देता हूं आज। बेटा, इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग ना उस बात से थोड़ी सी अलग है जो बात हमने अभी डिस्कस करी, कि जब पहली बार रियलाइज टर्म आ जाए उससे पहले की सारी बातें बैलेंस शीट है। ये फ्रेमिंग थोड़ी सी इन्होंने ट्विस्ट करी, क्योंकि बहुत सारे टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को पकड़ चुके थे। अब इन्होंने फ्रेमिंग कैसे करी, थोड़ा सा पढ़ना। मैं कहता हूं बेसिक इंग्लिश है, अगर बेसिक इंग्लिश भी आती है तब भी ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। कहता है प्रिया, कोमल एंड राखी वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। अभी तक बैलेंस शीट नहीं है, डिसॉल्व कर रहे हैं। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन सन्ड्री एसेट्स इंक्लूडिंग कैश 5,000 अमाउंटेड टू ₹88,000। डिसोल्यूशन के दिन सन्ड्री एसेट्स इतने इतने रुपए की थी, मतलब बैलेंस शीट में ही थी। Assets realized 80,000 included and unrecorded assets which realized at 4,000। टोटल एसेट्स 80,000 रुपए में बिकी, जिसमें एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी है 4,000 की। यानी कि जो बैलेंस शीट में एसेट्स शो कर रखे हमने वो तो 76 की बिकी है ना। सीधी सीधी सी बात यही है। ठीक है जी। अब कंटेंजेंट लायबिलिटी, अब ये बात तो समझ में खैर आई गई होगी कि जहां एसेट्स रियलाइज्ड लिखा है, यहां से लेकर यहां तक की बात रियलाइजेशन की है। बस अभी तक एक बात रियलाइजेशन की है, जो उससे पिछले वाली बात थी वो बैलेंस शीट की है। A contingent liability on account of bill discounted 8,000 was paid by the firm। बेटा, पहली बात तो कंटिजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में तो कहीं नहीं गई होगी। कंटिजेंट लायबिलिटी थोड़ी दी जाती है बैलेंस शीट में, वो तो फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट में जाती है। तो ये कोई बैलेंस शीट की इन्फो तो नहीं है। कहता है आपने कंटिजेंट लायबिलिटी पे कर दी, फर्म ने पे कर दी, यानी कि ये तो रियलाइजेशन में ही पे किया। ये भी बात रियलाइजेशन की है। कहता है कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रिया, कोमल एंड ब्राकिट शोड अ बैलेंस ऑफ 20,000 ईच। ये बैलेंस शीट इन्फो है ना। मतलब बैलेंस शीट इन्फो, बीच में रियलाइजेशन, फिर बैलेंस शीट इन्फो। फंसाने की कोशिश कर लो, अच्छी हरकतें, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा सा टाइम देकर पढ़ोगे, पोस्ट लेकर पढ़ोगे, समझ तो आ ही रही है बात। अब चलो जी, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल, कैश अकाउंट बनाना है, बना देते हैं जी। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और कैश अकाउंट। अभी पिछली स्लाइड में बेटा मैं बैलेंस शीट भी बनाऊंगा। 3 पार्टनर प्रिया, कोमल, राखी, मैंने नाम के इनिशियली यूज किए हैं, और कैश अकाउंट।
सबसे लास्ट इन्फो क्वेश्चन में मुझे ये दी बेटा कि कैपिटल है प्रिया की, कोमल की और राखी की 20,000 ईच। सबसे लास्ट इन्फो यही है, प्रिया, कोमल और राखी की कैपिटल है 20-20 हजार रुपए। सबसे पहली इन्फो ये थी, सन्ड्री एसेट्स इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000 इज 88,000। बेटा यानी कि एक तो कैश है मेरे पास 5,000 रुपए का, और इसके अलावा सन्ड्री एसेट्स हैं 83 की, टोटल मिलाकर 88 है। एक बार दोबारा दिखा देता हूं मैं बात आपको। On the date of dissolution, sundry assets including cash 5,000 amounted to रुपये 80,000। टोटल एसेट्स 88 के हैं जिसमें 5,000 का कैश है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जितना टोटल एसेट्स का है उतना ही लायबिलिटीज का होगा। और यही बात करी थी कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट मतलब वो बैलेंस शीट जिसमें आधी अधूरी इन्फो है, वो आधी अधूरी। अब अगर लायबिलिटी साइड है तो नाम है सन्ड्री लायबिलिटीज, एसेट साइड होती तो नाम होता सन्ड्री एसेट्स। ठीक है जी, ये बैलेंसिंग फिगर निकाली हमने। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। लो जी बेटा, कैश का बैलेंस सबसे पहले ब्रॉट डाउन करो, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, सन्ड्री एसेट्स लिखो 2, सन्ड्री एसेट्स 83,000। एसेट साइड कहानी खत्म, दो ही चीजें गिवन थी, दोनों खत्म कर दी। पहले लायबिलिटीज को भी खत्म कर लो, फिर रियलाइजेशन शुरू करते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों पार्टनर की कैपिटल 20-20-20 और सन्ड्री लायबिलिटीज 28। इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बैलेंस शीट खत्म कर ली, अब बेटा रियलाइजेशन और पेमेंट करो थर्ड पार्टी लायबिलिटी का। पहले एसेट्स, उसने बताया कि एसेट्स रियलाइज हुई हैं, सॉरी कैश ही लिखना है, एसेट्स रियलाइज हुई हैं 80,000 में, जिसमें एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी है 4,000 रुपए की। मुझे क्या फर्क पड़ता है, चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज हुई हो चाहे रिकॉर्डेड एसेट्स, एंट्री सेम ही है, कैश टू रियलाइजेशन। ठीक है ना जी। अगर 80,000 रुपए आए हैं तो रियलाइजेशन में भी दिखाना मत बोलना, सॉरी कैश में भी दिखाना मत बोलना। ठीक है, साइड बदल देना, नाम अकाउंट का लिखना टू रियलाइजेशन 80,000। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ने कहा था आपको 8,000 रुपए की एक लाइबिलिटी देनी पड़ी जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी थी। ठीक है, रिबिल डिस्काउंट कराया हुआ था, 8,000 रुपए उसके पे करने पड़े। 8,000 अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के पे करने पड़े, वो दिखा दिया। इसके बारे में कुछ नहीं बोला, नहीं बोला तो क्या, पार वैल्यू। ठीक है जी, ये भी तो रिकॉर्ड हो गई होगा टू कैश अकाउंट, ये भी चला गया पार वैल्यू पर। ठीक है, अब बेटा ये दोनों चले जाएंगे कैश अकाउंट में बाय रियलाइजेशन के नाम से 36,000। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हो ही जाएगा। अब इस तरफ का बैलेंस है 108 और इस तरफ का टोटल देख लो 119 है शायद। बस अब कर लेना, जो भी रियलाइजेशन में लॉस दिखाई दे रहा है 11,000 का, एक तो वो बांट लो। ठीक है, पार्टनर कैपिटल में ले जाओ, टू बैंक बाय बैंक जो भी आता है चिपकाओ, मतलब टू कैश बाय कैश जो भी आता है चिपकाओ, कैश का टोटल मिल ही जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन मैंने लगभग आखिरी तक पहुंचा दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको भी। PQR partners sharing profit and losses in the ratio of 3:3 their respective capital are in their PSR। ठीक है जी, जो भी इनके कैपिटल है PSR में है। ऑन 1 अप्रैल 23 टोटल कैपिटल दी हुई है फर्म की और बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व 80,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। ये देखना एक मिनट काम की बात, ये साल के पहले दिन की कैपिटल है। ठीक है जी, साल के पहले दिन फर्म की टोटल कैपिटल दी हुई है 80,000 और PSR में बटी हुई है, यानी कि 30-30-20, 30,000 30,000 20,000, लेकिन ये साल के पहले दिन की है। ड्यूरिंग द ईयर 23-24 फर्म ने 28,000 का प्रॉफिट भी कमाया बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्रॉइंग्स भी है पार्टनर की कुछ और कुछ लाइबिलिटीज भी हैं। On this date they decided to dissolve the firm and the assets realized at this and that amount और realization के खर्चे भी। बेटा सिर्फ यही बात रियलाइजेशन की है। ठीक है जी, बाकी सारी बात बैलेंस शीट की है।
अब आप थोड़ा सा आराम से समझ पा रहे हो, 31 मार्च 24 को लाइबिलिटी बताई और उसने कहा ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। 31 मार्च 24 को फर्म डिसॉल्व हुई है, लेकिन मुझे जब कैपिटल दी थी तो कब दी थी? 1 अप्रैल 23। समझदार को इशारा काफी। मुझे 31 मार्च 24 की कैपिटल निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जनरल रिजर्व की बात 1 अप्रैल 23 की करी, दोबारा करी तो जनरल रिजर्व एज इट इज होंगे 31 मार्च 24 को भी, और 31 मार्च 24 को लाइबिलिटीज भी हैं। ये लाइबिलिटी पता लग गई। जनरल रिजर्व अगर क्लोजिंग कैपिटल दिखा दो लाइबिलिटीज में, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो सन्ड्री एसेट्स ही आएगी, क्योंकि एसेट से रिलेटेड कोई बात नहीं है। बस यही बात रियलाइजेशन की है, आखिरी की 2 लाइन ये बात बस, बाकी सारी इन्फो बैलेंस शीट बनाने के लिए बनाए। मशक्कत है इसमें थोड़ी सी, ऐसा मत सोचना। इसमें कंसेप्ट फंडामेंटल के टेस्ट कर रहा है, साथ में डिसोल्यूशन कर रहा है। अब बेटा मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, पार्टनर के नाम है पी क्यू एंड आर। पी क्यू और आर, ओपनिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में। ओपनिंग कैपिटल गिवन है 80,000 रुपए की टोटल कैपिटल है, 332 है, 30,000 30,000 और 20,000। ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन ने कहा प्रॉफिट हुआ था फर्म को 28,000 रुपए का बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% और कुछ ड्रॉइंग्स भी हैं। भैया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर मैं बना रहा होता, प्रॉफिट हुआ था फर्म को बाय P&L अकाउंट आप लिखते 28,000 का, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दो 5%, 4,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बचा हुआ प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट। बाकी प्रॉफिट तो डालता हूँ कैपिटल अकाउंट में। कितना प्रॉफिट बचा बाकी? 24, 28 में 4 चला गया 24। बांट लो जी पी क्यू और आर में। भैया किस रेशो में? 332 है, 332 में बांट लो और 3 9 9 6। ठीक है, अब ये देखो ओपनिंग कैपिटल से जब मैं क्लोजिंग कैपिटल निकालता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जुड़ जाता है, प्रॉफिट भी जुड़ जाता है। जोड़ दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये लिखा हुआ 1500 1500 1000, ये लिखा हुआ प्रॉफिट 9,000 9,000 6,000। ड्रॉइंग्स माइनस करो जी, ड्रॉइंग्स माइनस करो 8 7 और 5, ये आएगी क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट के लिए। 9,000 8,000 माइनस करने हैं, 1,000 1,500 2,500 रुपए प्लस कर दिए मैंने इसमें। ठीक है जी, 2,000 पॉजिटिव 3.5, 30,000 में 3.5 जोड़ दिए, 1,000 2,000। ठीक है जी, क्लोजिंग कैपिटल निकाल दीजिए। अब बैलेंस शीट बना लो, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कैपिटल पी क्यू और आर की 32.5 33.5 और 22। मेरे पास जनरल रिजर्व भी है, जनरल रिजर्व 20,000 रुपए और कुछ सन्ड्री लाइबिलिटीज भी बताई गई मुझे 18,000 रुपए की। एक बार मैं चेक कर लूँ 18,000 की। ठीक है जी, तो सन्ड्री एसेट्स यहाँ से बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 1,26,000। सन्ड्री एसेट्स यहाँ से बैलेंसिंग फिगर आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? अब बना लो जो बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट
पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स 1,26,000 रुपए की, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज 18,000 रुपए की। कैपिटल पी क्यू और आर की चिपकाओ यहां पर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 32.5, 33.5 और 22। जनरल रिजर्व भी है हमारे पास 20,000 रुपए के। रेशो है 332, 2,500, 5,000, 75, 75। लो जी, ठीक है जी। बैलेंस शीट खाली कर दी मैंने एक एक आइटम। अब बेटा इसने बताया एसेट्स रियलाइज हुई 108600 और रियलाइजेशन के खर्चे हुए 1800। एसेट्स रियलाइज हुई बैंक अकाउंट में भी दिखा देना, 1800 के रियलाइजेशन के खर्चे हुए यहां पर भी दिखा देना। अब बेटा लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा, पार वैल्यू पर पे होगी तो बैंक अकाउंट 18,000 रुपए। सेम चीज रियलाइजेशन में भी जाएगी 18,000 रुपए। बस क्वेश्चन खत्म। ये अगर मैं 18 से सोच लू, ये 18 कैंसिल है तो ये अमाउंट है, इसमें से माइनस कर दो, रियलाइजेशन का लॉस आ जाएगा। ₹19,200 रियलाइजेशन का लॉस आ गया। ठीक है जी, 19,200 332 है ना रेशो। रियलाइजेशन का लॉस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में हमने बांट दिया। बस जो भी आएगा टू कैश लिखो, सॉरी ये 4800 है, टू बैंक लिखो और ये बैंक अकाउंट में पहुंचा देना, आपका आंसर आ जाएगा। खत्म। अब बेटा जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी कल तक मैं होमवर्क दे चुका हूं आपको क्वेश्चन नंबर 40 तक। ठीक है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट के आज आपने क्वेश्चन करने हैं 41 से लेकर 48 तक है। 3 इसमें से छोड़ देना जो मैंने 3 करे। ठीक है जी। उसके बाद बेटा 1 to 18 तक ये सब जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है। पर बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जर्नल एंट्री का वो आपको क्वेश्चन में नहीं इलस्ट्रेशन में मिल जाएगा, इलस्ट्रेशन 7 नई बुक का। ठीक है जी, वो मैं करा रहा हूँ आज और अभी, और मेरी तरफ से चैप्टर वाइंड अप है, पर मैं एक दिन और दूंगा आपको कल क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, अभी आप 41 से 48 के बीच में जो 5 मैंने छोड़े हैं वो कर लो। एक काम करो, क्वेश्चन 1 to 8 कर लो। ठीक है जी, 5 यहां से कर लो और 8 यहां से कर लो, 13 कर लो। ठीक है, कल बचा हुआ आप पूरा कर देंगे। 10-11 क्वेश्चन कल के लिए रह जाएंगे, 9 से लेकर शायद 18 तक, ये कल कर ले। ठीक है, चैप्टर यहां से वाइंड अप कर। इलस्ट्रेशन नंबर 7 की बात करते हैं। लो आराम से समझो जरा इस चीज को क्या है। बेटा अगर कभी मुझे कहा जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, प्लीज सामने देखना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, इसका मतलब क्या होता है बेटा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में ना हमेशा दो बातें हैं। एक होता है बॉर्न बाय कि खर्चे हैं किसके, और एक है पेड बाय कि पे कौन कर रहा है। अगर दोनों में से एक जगह पर भी फर्म का नाम है ना तो बेटा एंट्री होगी। सुनो चाहिए। और अगर कुछ ना कहा जाए, जैसे कि सिर्फ इतना दिया रियलाइजेशन के खर्चे 10,000, ये बताया किसके खर्चे हैं, ये बताया कौन पे कर रहा है। अगर कभी भी किसी कोई भी चीज साइलेंट होगी तो हमेशा फर्म के है। ठीक है, अगर बॉर्न बाय टर्म साइलेंट है तो भी फर्म, अगर पेड बाय टर्म साइलेंट है तो भी फर्म। अब सिर्फ इतना लिखा है रियलाइजेशन के खर्चे 10,000, यानी कि इट इज ऑल्सो बॉर्न बाय फर्म एंड इट इज ऑल्सो पेड बाय फर्म, तभी तो हम एंट्री करते हैं रियलाइजेशन टू बैंक। यही तो एंट्री करते हैं हम इसकी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अगर फर्म के खर्चे थे तो उतने डेबिट है, लो जी मैंने कर दिया डेबिट। और अगर फर्म ने पे करे हैं तो भैया जेब से पैसा जा रहा है टू बैंक, यही तो करूंगा इसकी एंट्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं?
और मैं कहूं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 borne by Mr. A partner but paid by firm, but paid by firm। अगर मैं ये स्टेटमेंट बना दूं तो अब भैया खर्चे हैं किसके, ए के, पे कौन कर रहा है, फर्म। अच्छा पे तो फर्म कर रही है, पे तो फर्म कर रही है, पैसे तो जा ही रहे हैं। अब खर्चे हैं किसके, ए के हैं, ए की कैपिटल घटा दो, बदल गई एंट्री 10,000। और मैं ये क्या दू, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 borne बाय फर्म पेड बाय मिस्टर ए अ पार्टनर। तो क्या भैया खर्चे किसके हैं, फर्म के हैं, फर्म के हैं ना। रियलाइजेशन तो डेबिट, खर्चे तो डेबिट करो, लेकिन पे किसने कर दिए, मेरे पार्टनर ने कर दिए, पार्टनर ने पे कर दिया, उसकी कैपिटल बढ़ा दो। तीनों एंट्रियों में फर्क है कि नहीं है, जिसको तीन बातें समझ में आ गई कोई भी दुनिया का क्वेश्चन कर देगा वो। समझ आई बात, लाऊं इलस्ट्रेशन 7 सामने करें। बेटा पढ़ना चला, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, मुझे बताना चाहिए एंट्री क्या होगी। अगर कुछ नहीं बताया किसने बॉर्न करा किसने पे किया, तो सब कुछ किसने किया, फर्म ने किया। अगर फर्म ने पे किया है और फर्म ने ही बॉर्न किया है तो एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक। आगे बढ़ो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर। बेटा अच्छा एक बात बताओ, रियलाइजेशन के खर्चे पे किसने करे, तरन ने करे, ये बता किसने बॉर्न करे, साइलेंट है, मतलब खर्चा है किसके, फर्म के, फर्म के खर्चे हैं। अगर फर्म के खर्चे हैं तो आपको पता क्या होना चाहिए, फर्म के खर्चे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पे किसने करे, तरन ने पे करे, भैया हमें तरन को पे करने पड़ेंगे, तरन की कैपिटल बढ़ा दो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, दो बातें डन, पूछना पूछ लो कुछ, डन। तीसरी, realization expenses of 5,000 were paid by firm on behalf of मदन a partner। 5,000 के खर्चे फर्म ने पे कर दिए, कहता है मदन के बिहाफ पे कर दिए, मतलब खर्चे मदन के थे, तभी तो कह रहा मदन के बिहाफ पे कर दिए, मतलब बॉर्न बाय मदन पेड बाय फर्म। अगर हमने पे करे हैं तो टू बैंक, हमारी जेब से पैसा तो गया, पर खर्चे थे किसके, मदन के थे, एक पार्टनर के, तो भैया मदन के अगर खर्चे थे मदन की कैपिटल उड़ा दो, क्योंकि आपने पे कर दिया उसके खर्चों को। ठीक है जी, पर्दा पढ़ने में भी ध्यान दे लो यार। फोर्थ वन, पवन अ पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹20,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बेटा पवन एक पार्टनर है जिसको 20,000 रुपए की रेम्यूनरेशन दी है, खर्चों के सहित, जो मर्जी खर्च हो जाए, मैंने 20,000 की रेम्यूनरेशन दी है उसको। ठीक है जी, कहता है एक्चुअल खर्चे 10,000 के हुए, एक्सपेंसेस इंकर्ड वर पेड बाय पवन। बेटा मैंने कितनी रेम्यूनरेशन दी है पवन को, 20,000, नगद दी होगी, नहीं, ठीक है जी, मैंने रेम्यूनरेशन दी, मैंने एंट्री क्या की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं जी, कर दिए डेबिट। पवन एक पार्टनर है, नगद तो नहीं दिया होगा, उसकी कैपिटल बढ़ा दी होगी। और जब मैंने बेटा ये 20,000 रुपए दिए तो ये बता के दिए इसमें जो मर्जी खर्चे हो सब आपके हैं, खर्चे समेत है ये। कहते हैं एक्चुअल खर्चे 10,000 के हुए, वो पवन ने दिए, वो पवन अपनी बुक्स में देखे क्या करना है, मैंने तो 20,000 की रेम्यूनरेशन दी, उसमें खर्चे दे दिए तेरे को, तूने खर्चा 1 रुपए करा, 1,000 करा, 10,000 करा, 20,000 करा, चाहे 1,00,000 किया, कोई मतलब नहीं है, मैंने खर्चों सहित 20,000 रुपए दिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। फिफ्थ वन, डिसोल्यूशन, बहुत कमाल एंट्री है ये। डिसोल्यूशन के खर्चे कितने हैं टोटल, 8,000, आउट ऑफ सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म। 8,000 में से 3,000 कौन बोर्न कर रही है, फर्म, मतलब 3,000 खर्चे फर्म के हैं, बाकी रवि के हैं, अ पार्टनर 8,000 वर पेड बाय फर्म। भैया 3,000 के खर्चे हमारे हैं ना, रियलाइजेशन डेबिट 3,000, बाकी रवि क्या है ना, रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, और पे किसने किया, फर्म ने पे किया है ना, तो टू बैंक 8,000, हमने पे कर दिए पूरे 8,000, हमारे खर्चे 3 ही थे, बाकी रवि के थे।
ठीक है जी, आगे बढ़ो। रियलाइजेशन के खर्चे 5000 वर टू बी बोर्न एंड पेड बाय करण अ पार्टनर। खर्चे भी करण के हैं, पे भी करण ने करे। तो मैं अपनी बुक्स में दिखाऊं, फॉर्म का नाम एक जगह तो होना चाहिए ना, या तो हमने बॉर्न की हो या पे की हो, वरना भूल जाओ, मैं नहीं रिकॉर्ड करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ो जी। सेवेंथ वन, मनोज अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। मोहन को का, सॉरी मनोज को का डिसोल्यूशन करा दे, रेम्यूनरेशन ले 10,000। रियलाइजेशन टू मनोज कैपिटल 10,000, सिंपल एंट्री। आगे बढ़े। एक वन, Dev, a partner, is paid remuneration of 15,000 for dissolution of firm. Their dissolution expenses of 8,000 were paid by firm. बेटा, जब मैंने देव को रेम्यूनरेशन दी 15,000 रुपए की डिसोल्यूशन की, क्या मैंने बताया कि खर्चों के सहित दे रहा हूं कि नहीं? जैसे इस पार्ट में बताया, फोर्थ और एट्थ में जमीन आसमान का अंतर है। इसमें जब पार्टनर को मैंने 20,000 की रेम्यूनरेशन दी तो बताया कि खर्चे भी दे रहा हूं, खत्म है कहानी, खर्चे इसके बाद तेरे हैं। ठीक है जी, यहां सिर्फ 15,000 रुपए की रेम्यूनरेशन दी, खर्चों की तो कोई बात नहीं है, यानी कि खर्चे अभी भी फर्म के ही हैं, क्योंकि डिसोल्यूशन के खर्चे एक्चुअली में होते तो फर्म के ही हैं। ठीक है जी, जब 15 की रेम्यूनरेशन दी देव को तो एंट्री क्या करी, रियलाइजेशन टू देव्स कैपिटल अकाउंट 15,000, अभी भी खर्चे मेरे हैं, और कहता है खर्चे कितने के हुए, 8,000 के हुए, फर्म ने दिए। क्या ये बताया कौन बॉन्ड करेगा? नहीं बताया, तो पता ही है फर्म ही बॉन्ड करेगी। रियलाइजेशन टू बैंक 8,000, यहाँ दो एंट्री होंगी। ठीक है, फोर्थ और एट पार्ट अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो बेटा बिल्कुल पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना जी, आगे बढ़ो। लास्ट वन, realization expenses of 5,000 were to be borne by Pavit, a partner. However, it is paid by Hitesh, another partner. It was to be recorded in books. अगर मुझे ये ना कहा जाता तो मैं कभी रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि कोई और पार्टनर बॉर्न कर रहा है, कोई और पार्टनर पे कर रहा है। अगर फर्म का नाम ही नहीं है तो हम रिकॉर्ड क्यों करें भाई? ये जबरदस्ती मुझसे रिकॉर्डिंग की जा रही है, इसकी कोई रिकॉर्डिंग की वजह बैठती नहीं है। बेटा अब क्या हुआ, हितेश बॉर्न कर रहा है, शायद नहीं, 5,000 पवित्र बॉर्न कर रहा है, और पे किसने कर दिया, हितेश ने। भैया अगर हितेश ने पे कर दिए तो उसकी कैपिटल बढ़ा दो, उसको पैसे दिलवा देते हैं। ठीक है जी, और पवित्र के थे खर्चे, तो बेटा पवित्र की कैपिटल को कम कर दो, पवित्र से पैसे दिलवाते हैं हितेश को, बस कुल मिला के इस एंट्री का मतलब ये 5,000। ठीक है जी, नाइन्थ इलस्ट्रेशन जरूर दोबारा अपने हाथ से अपनी कॉपी में कर ले। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।